डोरबेल की आवाज सुनते ही मुझे झुंझलाहट हुई। लो, फिर आ गया कोई। लेकिन इस समय कौन हो सकता है? शायद प्रेस वाला या फिर दूध वाला होगा। 5-10 मिनट फिर जाएंगे। आज सुबह से ही काम में अनेक व्यवधान पड़ रहे हैं। रोहित को ऑफिस जाना है। 9:05 हो गए हैं। 25 मिनट में आलू के पराठे, टमाटर की खट्टी चटनी तथा अंकुरित मूंग की सलाद बनाना ज्यादा काम तो नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह डोरबेल बजती रही तो मैं शायद कुछ भी ठीक से नहीं बना पाऊंगी। मेरे हाथ आटे में सने थे, इसलिए दरवाजा खोलने में देरी हो गई। डोरबेल एक बार फिर बज उठी। मैं हाथ धोकर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा तो सामने काम वाली बाई खड़ी थी। मिसेज वर्मा ने चर्चा की थी, उन्होंने ही उसे भेजा था। मैं उसे थोड़ी देर बैठने को बोलकर अपने काम में लग गई। जल्दी जल्दी रोहित को नाश्ता दिया। रोहित ऑफिस गए। फिर मैं उस काम वाली बाई की तरफ मुखातिब हुई। गहरा काला रंग, सामान्य कद काठी, आंखें काली लेकिन छोटी, मुंह पे सुपारी तमाकू का बीड़ा, माथे पर गहरे लाल रंग का बड़ा सा टीका। कपड़े साधारण लेकिन सलीके से पहने हुए। कुल मिलाकर सफाई पसंद लग रही थी। मैं मन ही मन खुश थी कि अगर काम में लग जाएगी तो अपने काम के अलावा सब्जी वगैरह काट दिया करेगी, या फिर कभी जरूरत पड़ने पर किचन में भी मदद ले सकूंगी। कुंवर तरीके से रहने वाली बाइयों से तो किचन का काम कराने का मन ही नहीं करता। फिर मैं किचन का काम निपटाती रही और वह हॉल में एक कोने में बैठी रही। उसने शायद मेरे पूरे हॉल का निरीक्षण कर डाला था। तभी तो जब मैं किचन से हॉल में आई तो वह बोली, मैडम, घर तो आपने बहुत अच्छे से सजाया है। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब यह बोलो भाई कि मेरे घर का काम करोगी? क्यों नहीं मैडम, आप उनका तो काम ही यही है। उसी के वास्ते तो आई हूँ मैं। बस तुम काम बता दो। बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़ा करूंगी मैडम। क्या लोगी और किस टाइम आओगी, यह सब पहले तय हो जाना चाहिए। लेने का क्या मैडम, जो रेट चल रहा है वह तुम भी दे देना। और रही बात टाइम की, अगर तुम्हें बहुत जल्दी होगी तो सवेरे सबसे पहले तुम्हारे घर आ जाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा होगा। मुझे सबूत जल्दी से जल्दी काम चाहिए। 7 बजे आ सकोगी क्या? मैंने खुश होते हुए पूछा। आ जाऊंगी मैडम। बस एक कप चाय तुमको पिलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चाय का क्या है, मैं 2 कप पिला दूंगी। लेकिन काम अच्छा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा काम साफ और सलीके से रहा तो कुछ देने में भी पीछे नहीं रहूंगी। तुम फिक्र मत करो मैडम, मेरे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अगर पैसे लूंगी तो काम में क्यों पीछे होंगी। पूरी कॉलोनी में पूछकर देखो मैडम, एक भी शिकायत नहीं मिलेगी। अरे बंगले वाले इंतजार करते हैं कि कब शांताबाई उनके घर लग जाए। और अपुन को ज्यादा काम पसंद नहीं। अपुन को तो बस प्रेम की भूख। तुम्हारा दिल हमारे लिए तो हमारी जान तुम्हारे लिए। यह तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अब तक मैं उसके बातूनी स्वभाव को समझ चुकी थी। कोई और समय होता तो मैं इतनी बड़बड़ करने की वजह से उसे लौटा देती। लेकिन पिछले 15 दिनों से घर में कोई काम वाली बाई नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही। उसके जाने के बाद मैंने एक नजर पूरे घर पर डाली। सोफे के कुशन नीचे गिरे थे। पेपर दीवान पर बिखरा पड़ा था। सेंटर टेबल पर चाय के 2 कप अभी तक रखे थे। फाइल और रोहित के स्लीपर हॉल में इधर उधर उल्टी सीधी अवस्था में पड़े थे। मुझे हंसी आई। इतने बिखरे सामान को देखकर शांताबाई बोल रही थी कि घर तो बड़े अच्छे से सजाया है। एक बार लगा कि शायद शांताबाई मेरी हंसी उड़ा रही थी कि मैडम तुम कितनी लापरवाह हो। वैसे बिखरे सामान, मुड़ी तोड़ी चादरें, गिरे हुए कुशन मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आज सुबह से कोई ना कोई काम आता गया कि मैं घर को व्यवस्थित करने का समय ही नहीं निकाल पाई। जल्दी जल्दी हॉल को ठीक करके मैं अंदर के कमरे में आई। वहां भी फैलाव का भई आलम। फाइल की किताबें इधर उधर फैली हुई। गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा हुआ। इतना समझाती हूँ कि कम से कम गीला तौलिया तो बाहर डाल दिया करो। अगर बाहर न डाल सको तो दरवाजे पर लटका दो। लेकिन बाप बेटी दोनों में से किसी को इसकी फिक्र नहीं रहती। मैं तो हूं ही बाद में सब समेटने के लिए। तौलिया बाहर अलगनी पर डाल ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो वहां भी क्रीम पाउडर, कंघी, सब कुछ फैला हुआ। पूरा घर समेटने के बाद अचानक मेरी नजर घड़ी पर गई। बाप रे, 11 बज गए।
1 बजे तक लंच भी तैयार कर लेना है। पायल 1:30 बजे तक स्कूल से आ जाती है। रोहित भी उसी के आसपास दोपहर का भोजन करने घर आ जाते हैं। मैं फुर्ती से बाकी के काम निपटा लंच की तैयारी में जुट गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे शांताबाई अपने समय की सख्त पाबंद तथा दी गई जुबान को पूरी तत्परता से निभाने वाली, एक कर्मठ काम करने वाली साबित करती हुई आ पहुंची। मुझे अत्यंत प्रसन्नता और खुशी हुई। खुशी इस बात की कि चलो, आज से बर्तन कपड़े का काम कम हुआ, और आश्चर्य इस बात का कि आज तक मुझे कोई ऐसी कामवाली नहीं मिली थी जो वादे के अनुरूप समय पर आती। दिन बीतते गए। शांताबाई नियमित समय पर आती रही। मुझे बड़ा सुकून मिला। पायल तो उससे बहुत तिल मिल गई। सवेरे पायल की उसकी मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन दोपहर को वह पायल को कहानी सुनाती, कभी कभी उसके बाल ठीक कर देती। जब मैं पायल को पढ़ने के लिए डांटती तो वह ढाल बनकर सामने आ जाती। क्या मैडम, क्यों इतना डांटती हो तुम? अभी उम्र क्या है बेबी की? देखना, पायल बेबी खूब पढ़ेंगी, बहुत बड़ी अफसर बनेंगी। अभी तो उसको खेलने दो। चौथी कक्षा की बेबी को हर समय पढ़ने को कहती हो। एक दिन मैंने कहा, शांताबाई, तुम नहीं समझती हो। अभी इसे पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तो बाद में कुछ नहीं होगा। इतना कंपटीशन है कि अगर कुछ करना है तो समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पिछड़ जाएगी। मेरे को सब समझ आता है मैडम। तुम अपनी जगह ठीक हो। और मेरे को यह बताओ कि तुम अपने बचपन में खुद कितनी पढ़ती थी? क्या कमी है तुमको? सब सुख तो भोग रही हो ना? ऐसी पायल बेबी तो बहुत सुखी होंगी। और मैडम, आगे कितना सुख है कितना दुख, यह नहीं पता। कम से कम उसके बचपन का सुख तो उससे मत छीनो। शांताबाई की यह बात मेरे दिल को छू गई। सच तो है, आगे का क्या पता। अभी तो हंस खेल ले। वैसे भी शांताबाई की बातों के आगे चुप ही रह जाना पड़ता था। उसे समझाना कठिन था। उसकी सोच में उससे अधिक समझदार कोई क्या होगा। मेरा यह कहते ही कि शांताबाई, तुम नहीं समझ रही हो, वह तपाक से जवाब देती। मेरे को सब समझ आता है मैडम। मैं कोई अनपढ़ नहीं। मेरी समझ पढ़े लिखे लोगों से आगे है। मैं हार कर चुप हो जाती। धीरे धीरे शांताबाई मेरे परिवार का हिस्सा बनती गई। पहले दिन से लेकर आज तक काम में कोई लापरवाही नहीं, बेवजह कोई छुट्टी नहीं। दूसरों के यहाँ भले ही न जाए, पर मेरा काम करने जरूर आती। ना जाने कैसा लगाव हो गया था उसको मुझसे। जरूरत पड़ने पर मैं भी उसकी पूरी मदद करती। धीरे धीरे शांताबाई काम वाली की निश्चित सीमा को तोड़कर मेरे साथ संबंध से बात करने लगी। वह मुझे मेरे सादे ढंग से रहने की वजह से अक्सर टोकती। क्या मैडम, थोड़ा सा श्रृंगार करके रहना चाहिए। मैं तुम्हारे वास्ते रोज गजरा लाती हूँ और उसे पायल बेबी को लगा देती हो। मैं हंसकर पूछती, क्या मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती हूँ? वह बात नहीं मैडम, अच्छी तो लगती हो, लेकिन थोड़ा सा मेकअप करने से ज्यादा अच्छी लगोगी। अब तुम ही देखो ना, नेहरा साहब की बीवी को एकदम हीरोइन की माफिक लगती है। पास समय है शांताबाई, वो कर लेती है, मुझसे नहीं होता। समय की बात छोड़ो, वो तो टीवी देखते देखते नेल पॉलिश लगा लेती हैं, बाल बना लेती हैं, हाथ पैर साफ कर लेती हैं। तुम तो टीवी देखती नहीं, पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर समय बर्बाद करती हो। टीवी से बहुत मनोरंजन होता है मैडम, और फायदा यह है कि देखते देखते दूसरा काम हो सकता है। किताबों में या फिर तुम्हारे अखबार में क्या है? रोज वही समाचार, उस नेता का उस नेता से मनमुटाव, महंगाई और बढ़ी, पेट्रोल और केरोसिन महंगा, फला की बीवी फला के साथ भाग गई, जमीन के लिए भाई ने भाई की हत्या की। रोज वही। काहे को पढ़ना? अरे थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। शांताबाई रोज मुझे कोई ना कोई सीख दे जाती। मैं उसे कैसे समझाती कि पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है, इसलिए पढ़ती हूँ। एक दिन शांताबाई काम पर आई तो उसने अपने थैले में से मोगरे के तो गजरे निकाले और बोली, लो मैडम, आज मैं तुम्हारे लिए अलग और पायल बेबी के लिए अलग गजरा लाई हूँ। आज तुमको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है शांताबाई, मैं जरूर लगाऊंगी। मैडम, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आज तुमको अपने हाथों से तैयार कर देती हूँ। वह संकोच और लज्जा से बोली, अरे नहीं, इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? पर क्या करोगी मेरे लिए? मैंने हंसकर पूछा। बस मैडम, तुम देखती रहो, कहकर वह जुट गई। मैंने भी आज उसका मन रखने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले उसने मेरे हाथ देखे
और अपनी बहुमुखी प्रतिभा व्यक्त करते हुए नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दिया। नेल पॉलिश लगाने के बाद खुद ही मुग्ध होकर मेरे हाथों को देखने लगी और बोली, देखो मैडम, हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं। आज साहब जी आपका हाथ देखते रह जाएंगे। मैंने कहा, शांताबाई, साहब का ध्यान माथे की पिंदी पर तो जाता नहीं। बोलो, नाखून क्या देखेंगे? तुम्हारे साहब बहुत सादगी पसंद हैं। मेरे इतना कहते ही वह बोली, मैं ऐसे नहीं कहती मैडम कि साहब जी का ध्यान मेकअप पर नहीं रहता। अरे, अपने साहब जी तो पूरे देवता हैं। इतने सालों से मैं काम पर लगी, पर साहब जी जैसा भला मानस कभी नहीं देखा। मेरा कहना तो बस इतना था कि श्रृंगार आदमी को बहुत भाता है। वह दिन भर थक कर घर आए और घरवाली मुंह लटकाए, उसी साड़ी और बिखरे हुए बालों से उसका स्वागत करे, तो उसकी थकान और बढ़ जाती है। लेकिन यदि घरवाली तैयार होकर उसके सामने आए तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। मैं अधिक बहस न करते हुए चुप होकर उसका व्याख्यान सुन रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे कहने पर वह तुरंत बोल देगी, मैं कोई अनपढ़ नहीं मैडम। इसी बीच उसने मेरी चूड़ियां बदली, कंघी की, गजरा लगाया, अच्छी सी बिंदी लगाई। जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई, तब उसने मुझसे छोड़ा। फिर अपना काम निपटाकर वह चली गई। मैं भी अपने कामों में लग गई और यह भूल गई कि आज मैं गजरा वगैरह लगाकर कुछ स्पेशल तैयार हुई हूँ। दरवाजे की घंटी बजी। रोहित आ गए थे। मैं उनसे चाय के लिए पूछने आई तो वह बड़े गौर से मुझे देखने लगे। मैंने उनसे पूछा, चाय बनाकर लाऊं क्या? वह मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो। आज तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी ताजगी की झलक रही है कि थकान दूर करने के लिए काफी है। इसके सामने चाय की क्या जरूरत? मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। मुझे लगा कि शांताबाई चिढ़ाकर कह रही है, देखो मैडम, मैं कहती थी ना कि मैं कोई अनपढ़ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।